पढ़ेंगे क्या? तो आज जाट राज पढ़ेंगे। देखिए, जाट कृषक दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास रहते थे। उन्होंने औरंगजेब की अत्याचारपूर्ण नीतियों से विरुद्ध विद्रोह कर दिया। शुरुआती असफलताओं के बाद चूड़ामल और बदम सिंह भरतपुर जाट राज्य की स्थापना करने में सफल है। जाट राज्यों का स्थापना किसने किया? हिस्ट्री में सब भाग जाएंगे। चूड़ामन और ठीक बदन है। सिंह। चूड़ामन और बदम सिंह ने भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना करने में सफल रहे। लेकिन किसके नेतृत्व में जाट अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंच गई? तो सूरजमल के नेतृत्व में जाट शक्ति जो थी अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंच गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसने न केवल कुशल प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान की, अपितु राज्य की सीमाओं का भी बेहद विस्तार किया। उसके राज्य की सीमाएं पूर्वी में गंगा से दक्षिण में चंबल तक लगती थी, जिसमें आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ सूबे शामिल थे। हालांकि जाट राज्य 1763 में सूरजमल की मृत्यु के पश्चात पतन की ओर अग्रसर हो गया। तब पश्चात राज्य छोटे मोटे जमींदारों से नियंत्रित क्षेत्रों में बिखर गया और लूटपाट करने लगे। ये जाट राज्य ही था जो केवल अकबर में सिकंदरा के मकबरा को मतलब पूरी तरीके से खोद दिया था। मतलब वहां पे टाइल्स सबको हटा उठा के पूछेगा से मतलब किस किस शासक ने, ठीक है, अकबर में मतलब सिकंदरा का मकबरा को लूटा था? तो जाट शासकों ने लूटा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जाट शासक में तीन बड़े नेता होंगे, एक होंगे चूड़ामन, दूसरा होंगे बदन सिंह। ठीक है, वो जाट राज्य की स्थापना करते हैं। जाट राज्य कहाँ पर है मिलेगा आपको? तो इधर मथुरा, दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास, सिंपल शब्दों में एनसीआर का इलाका। ठीक है ना, उसी के आसपास आपको जाट राज्य आपको देखें, नेशनल कैपिटल रीजन जो बोलते हैं, उसी के आसपास आपको दिखेगा। इसका जो सबसे अधिक इसका जो विकास जो होगा सूरजमल के नेतृत्व में होगा। ठीक है, जाट को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुगल के मतलब क्या थे? विद्रोही रास्ते। मुगल के पतन होने के बाद ही इस राज्य का मतलब क्या होता है? उदय होता है। ठीक है, मुगल का पतन कहने के बाद औरंगजेब का पतन समझिए। औरंगजेब के मृत्यु के बाद ही मतलब मुगलों का पतन मतलब क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, आगे चलेंगे तो आप क्या देखोगे? आगे चलेंगे तो दूसरा राजा वो सिख राज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सिख के दो प्रसिद्ध सिख की हत्या मुगलों ने करवाई थी। पहला गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने करवाई? सॉरी, गुरु गोविंद सिंह बोला, गुरु अर्जुन देव। औरंगजेब। गुरु अर्जुन देव की अर्जुन हत्या किसने करवाई? अर्जुन औरंगजेब की जहांगीर हत्या ने। जहांगीर जहांगीर ने। ने करवाई। ठीक है, जहांगीर। और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? औरंगजेब ने। औरंगजेब। बिल्कुल ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के दो बेटों की हत्या किसने करवाई? यही। अरे बता, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं ना, उनके दोनों बेटों की हत्या करवाई थी कि चार बेटों की हत्या करवाई थी? किनकी? जो भी करवाया था फारूक शेर दोनों के बेटों कहने पे की। हत्या हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, फारूक शेर के कहने पे हत्या हुआ था। तो इन सब रीजन से, इन सब रीजन से सिख भी जो थे बहुत अधिक मतलब नफरत करते थे। किनसे? मुगलों से। ठीक है, आप देखेंगे जैसा ही मतलब गुरु तेग बहादुर की हत्या जब हो जाती है, उसके गुरु गोविंद सिंह मतलब सिखों का मतलब क्या करते हैं? गुरु हरगोविंद और गुरु गोविंद सिंह सिखों का मतलब मार्शल कम्युनिटी में तब्दील करते हैं। मतलब मार्शल कम्युनिटी कहने का मतलब लड़ने वाले में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को उनके धर्म एवं स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु एक आक्रामक पंथ के रूप में रूपांतरित कर दिया। अगर आक्रामक पंथ अगर नहीं दिया रहेगा तो वहां पे जरूर लड़ाकू, ठीक है, लड़ाकू कम्युनिटी या फिर मार्शल कम्युनिटी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, बंदा बहादुर जिसने 1760 में सिखों का नेतृत्व संभाला, पराजित हुआ और मारा गया। ठीक है, नादिर साहब और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के संदर्भ में सिखों ने एक बार फिर अपनी सत्ता प्राप्त की। इस स्थिति में उसने स्वयं को 12 मिसलों पे सिंधियों में विभाजित किया, जिन्होंने राज्य की विभिन्न हिस्सों पर नियंत्रण रखा। लेकिन इसमें इसमें से 12 मिसल में जो स्थापना जो होता है ना सिख साम्राज्य, इसमें से एक ही मिसल आगे चल के चलेगा जिनका नाम क्या है? शुकर चकिया। कौन सुपर सा मिसल चकिया। आएगा? शुकर चकिया मिसल। इस शुकर चकिया मिसल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस मिसल से कौन निकलेगा? रंजीत सिंह सर, क्या? रंजीत महाराजा सिंह रंजीत सर। सिंह, बिल्कुल। तो ये सिख साम्राज्य कोई बना तो नहीं पाता है। ठीक है, अब बात करेंगे जो सिख में कितने धर्म गुरु हुए, कितने गुरु हुए सिख में? गुरु की संख्या कितनी थी? 10। 10 सर। बिल्कुल 10 गुरु थे। ठीक है, 10 गुरु में गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह ने बहुत कोशिश किया। ठीक है, तो वह सिख जो थे मतलब मार्शल में तो कम्युनिटी में तो परिवर्तित हो गए, लेकिन किसी राज्य की स्थापना नहीं कर पाए वो। ठीक है, लेकिन उनके अंदर मार्शल कम्युनिटी वाला गुण तो आ गया था। तो भाई साहब, अब तुमको अपने धर्म की रक्षा करना, अपनी स्वतंत्रता को रक्षा करना, तो अपना सेना भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आगे चल के जब बंदा बहादुर की जब हत्या जब कर दी जाती, बंदा बहादुर बहुत बहादुर से लड़ते और मारे जाते। नांदेड़ में आई थिंक बंदा बहादुर की हत्या हुई थी। नहीं, नांदेड़ में, जगह का नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, नांदेड़ या कुछ है। ठीक है, तो सर उसके बाद सतलज 12 अली मिस सहादरा।
शहादरा, हाँ ये पाकिस्तान में ही पड़ता है ये जगह, ठीक है। नांदेड़ में किसकी हत्या होती है? नांदेड़ में गुरु गोविंद गुरु सिंह की। गोविंद ये सिंह की। गोविंद सिंह गुरु की। गोविंद सिंह की, गुरु गोविंद सिंह की हत्या होती है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की जब हत्या होती है ना, उसी समय बंदा बहादुर निकलता है और मुगलों सेना को एक गाजर मूली की तरह काटना शुरू करता है। फिर मुगल कत्लगढ़ी। मिल के मतलब, हाँ ठीक है, कत्लगढ़ी में, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मुगल जो थे बंदा बहादुर की भी हत्या करवा देते हैं, ठीक है। फिर गुरु अब इसके गोविंद बाद सिंह का मतलब, हत्या गुल खां नामक पठान ने कर दिया था। हाँ तो वही ना, फर्रुखसियर के कहने पे गुल खान नामक पठान ने कहा किया था, फर्रुखसियर ही था उसको मरवाने में, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया जब चली जाएगी तो उसके बाद बंदा बहादुर का सिख साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो 12 मिसिल में तब्दील हो जाएगा। उसमें एक मिसिल जो था शुक्र चुकिया मिसिल था, ठीक है। यही मिसिल के राणा रंजीत सिंह जो थे, महाराजा रंजीत सिंह के 1 शक्तिशाली में सीधित पंजाब राज्य की स्थापना करने का श्रेय रंजीत सिंह को जाता है। वे महासिंह के पुत्र थे। महासिंह शुकर मिसिल के सरदार थे। रंजीत सिंह ने साम्राज्य के अंतर्गत सतलज से झेलम तक का क्षेत्र आता था। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? राजधानी लाहौर। कहाँ थी? और थी। लाहौर। दो राजधानी थे। एक प्रशासनिक राजधानी की बात लाहौर। करूंगा, लाहौर बताओगे, और धार्मिक राजधानी की बात करेंगे तो क्या अमृतसर। बताएंगे? अमृतसर, ठीक है। अमृतसर। 1799 में लाहौर पर और 1802 में अमृतसर पर विजय प्राप्त कर ली। अंग्रेजों ने अमृतसर की संधि के द्वारा रंजीत सिंह से सतलज क्षेत्र पर अंग्रेजों के अधिकार को मान्यता प्रदान कर, ठीक है। अमृतसर की संधि कब हुआ था? अमृतसर की 1802 में। संधि 1849 में। कब हुआ था? अमृतसर में विजय प्राप्त करेगा दो में, उसे संधि हो जाए बेटी सर। 1849 में अमृतसर की संधि हुई थी। 1849 सही है ना? 1849, हाँ ठीक है, 1849, ठीक है। 9 में था। ठीक है सर, हाँ। कौन? अरे नहीं नहीं, गलत बता दिया। 1849 में तो सिख साम्राज्य को मिला लिया जाता है, ब्रिटिश में 1809 होगा, सॉरी। दरोगा का क्वेश्चन है सर 1809, कि पंजाब को कब मिलाया गया था, इस बार का दरोगा का? हाँ 1849 में, ठीक है। 1849 में पंजाब राज्य को मिला लेगा। 1809 में अमृतसर की संधि होती है। दिमाग थोड़ा इधर उधर हो जाता है ठंडा में, ठीक है। और अमृतसर के संधि में कौन थे? तो चार्ल्स मेटकॉफ। कौन थे? कौन थे अमृतसर की संधि में? मेटकाफ। चार्ल्स चार्ल्स मेटकॉफ, मेटकॉफ। ठीक है, जिनको भारतीय प्रेस का क्या बोलते हैं? ठीक है, संधिदाता या फिर मुक्तिदाता, क्या बोलते हैं? मुक्तिदाता। मुक्तिदाता बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में मुक्तिदाता। रखेंगे, ठीक है। तो 1809 में अमृतसर की संधि होती है। और यहाँ पे देखोगे रंजीत सिंह ने एक दक्ष प्रशासन की व्यवस्था की, ठीक है। अमृत सिंह बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। बात करेंगे, इनका एक स्टेटमेंट है, मुझे भगवान ने दूसरी आंख इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं एक आंख से ही सारी दुनिया को, अपनी प्रजा को एक आंख से देख सकूं। और सेकुलर माने जाते थे, ठीक है, सेकुलर, क्योंकि इनके इनके शासन में आप देखोगे मुसलमानों के भी ठीक ठाक मतलब भागीदारी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, यूरोपीय की मदद से उसने अपनी सेना को अत्यधिक आधुनिकीकृत किया। लेकिन अपने साम्राज्य के नजदीक रंजीत सिंह को अंग्रेजों द्वारा बाध्य करने पर शाह शुजा और ब्रिटिश कंपनी के मध्य 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि भी करनी पड़ी। शाह शुजा की बात करेंगे। शाह शुजा अहमद शाह अब्दाली का वंशज था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली का सर भतीजा था सर, शाह शुजा, हाँ भतीजा ही होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जिसके अंतर्गत शाह शुजा को काबुल के सिंहासन पर आसीन करने के दृष्टिगत रंजीत सिंह, ठीक है, ब्रिटिश सेना को पंजाब के रास्ते जाने पर सहमत हो कर दिए गए, ठीक है। रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो गई। उनके उत्तराधिकारी राज्य को शासित नहीं कर पाया। उन्होंने इसे अंग्रेजों को मतलब सौंप दिया, ठीक है। अंतिम अगर पूछेगा ना, अंतिम अगर सिख साम्राज्य के शासक कौन था? दलीप सिंह था। कौन था? दलीप दिलीप सिंह। नहीं, दलीप। दलीप सिंह 1849 में सिख साम्राज्य को मिला लिया जाता है। दलीप सिंह की माँ का नाम रानी, रानी क्या नाम था उनका? रानी कुछ भी था, माँ बेटों को अलग कर दिया जाता है। दिलीप सिंह को लंदन भेज दिया जाता है। लंदन में महारानी विक्टोरिया के पास रह के मतलब उनका बचपन वहीं पे बीतता है। बाद में जाके वहीं पे जाके शादी कर लेते हैं। धर्म भी परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है। ईसाई धर्म में परिवर्तन, ईसाई लड़की से ही शादी करते हैं। और इनकी मृत्यु पेरिस में हो जाती है, एक होटल में, ठीक है। होटल में पेरिस। पेरिस में एक मृत्यु हो जाती है। बाद में जाके कभी लंदन वापस 1849 के बाद जाते हैं ना, तो कभी भी भारत वापस भी लौट के नहीं आते, ठीक है। ध्यान में, रोहेला में बंगस पठान, रुहेला एवं बंगस पठान, ध्यान में रखिएगा। रुहेलखंड एवं बंगस पठान के राज्यों का जन्म 17वीं शताब्दी में भारत की ओर से अफगान लोगों के प्रवास का परिणाम था। अफगानिस्तान में राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता के कारण 18वीं शताब्दी के मध्य में अफगानियों का भारत में बड़े पैमाने पर आप्रव्रजन हुआ, ठीक है। जब वहां पे अफगानिस्तान में जब राजनीतिक स्टेबिलिटी नहीं रही तो भारत की तरफ आते हैं। और भारत में मुख्यतः नादिर शाह के मतलब आक्रमण के पश्चात उत्तर भारत में सत्ता का पतन का लाभ अली मोहम्मद खान ने उठाया।
और एक छोटे से राज्य रुहेलखंड की स्थापना की। अगर पूछेगा रुहेलखंड की स्थापना किसने की, तो अफगानियों ने की थी। किसने की थी? अफगानियों ने की थी। ठीक है, यह क्षेत्र हिमालय और गिरिपीठ के उत्तर में कुमायूं और दक्षिण में गंगा में आपको वहां पे था। ठीक है, तो रोहेला और बंगस पठान जो थे विद्रोही राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार गंगा की घाटी में रोहेला में बंगस पठान ने अपने लिए स्वतंत्र राज्यों का निर्माण किया। दाऊद एक अफगानी सैनिक और उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने बरेली जिले में एक छोटी सी स्टेट को रुहेलखंड नाम का स्वतंत्र राज्य में बदल दिया। पूरब में मोहम्मद खान बंगस, एक अन्य अफगानी शासी ने स्वयं को फर्रुखाबाद का शासक घोषित कर दिया। बाद में अपना साम्राज्य इलाहाबाद और बुंदेलखंड तक मतलब विस्तारित किया। ठीक है, ये बुंदेलखंड से कहानी सुना दूं। जब यहाँ पे मोहम्मद बंगा जो था ना, बुंदेलखंड पे आक्रमण करने जाता है। कहाँ पे? बुंदेलखंड। ठीक है, अब बुंदेलखंड के राजा जो था राजा छत्रसाल, ठीक है, राजा छत्रसाल जो रहता बहुत अधिक मतलब क्या रहता, परेशान हो जाता है, क्योंकि मोहम्मद ये जो था मोहम्मद खान बंगा जो था बुंदेलखंड पे आक्रमण करता है। राजा छत्रसाल जो था मराठों से मदद मांगते हैं। ठीक है, हम मराठा से मदद जब मांगते हैं तो यहाँ पे कौन आते हैं? बाजीराव प्रथम आते हैं। ठीक है, बाजीराव प्रथम आते हैं राजा छत्रसाल को मराठा किसे मरने के लिए? मोहम्मद खान बंगस के खिलाफ मदद करने के लिए। किसको? राजा छत्रसाल का। ठीक है, ताकि मतलब बुंदेलखंड को सुरक्षित किया जाए। ठीक है, और यहीं पे मराठा सरदार जो मराठा पेशवा जो थे बाजीराव, वो काफी बहुत अच्छे मतलब लड़ते हैं, और राजा ये मारा जाता है, मोहम्मद खान बंगस मारा जाता है। अब बुंदेलखंड मतलब क्या होता है? सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, यहीं पे बाजीराव को मतलब कौन मिलती है? तो मस्तानी मिलती है। ठीक है, जो कि राजा छत्रसाल की क्या थी? बेटी थी। आप बोलोगे सर मस्तानी तो मुस्लिम थी, तो राजा छत्रसाल की बेटी कैसे हुई? राजा छत्रसाल की, ठीक है, दरबार में रहने वाली मुस्लिम महिला से इनके एक रिश्ते से। ठीक है, तो कभी वैलिड वाइफ तो नहीं थी यार। ठीक है, लेकिन मतलब राजा छत्रसाल की बेटी मस्तानी थी। ठीक है, जो कि मुस्लिम पत्नी से थी। पत्नी तो नहीं कह सकते, मिडवाइफ कहते थे। ठीक है, तो उसी से मतलब क्या होता है फिल्म, जिसमें ये भी पूछा जाता है बाजीराव जो था एक मस्तानी नामक महिला के लिए प्रसिद्ध था। आप लोगों ने फिल्म भी देखा होगा। तो ये भी बंगस भी आ गया, बुंदेलखंड भी आ गया, मराठा भी हम लोग पीछे पढ़े ही थे, तो सोचे कहानी भी आपको सुना ही दे। ठीक है, फिल्म भी आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, कितने लोगों ने उस फिल्म में इस चीज को देखा था, नोटिस किया? देखा था आप लोगों ने मूवी को? पर वहाँ पे बंगस वगैरह का नाम मेंशन नहीं था, बस ये था हेल्प क्या करने बात जाता करती है हो, वो राजा नहीं के। कैसे जाते हैं? बंगस का नाम पूरा पूरा दिखाया हुआ है उसमें। बंगस 100% फिर से जाके देख पर रहे हैं। बंगस करके नहीं था, मतलब वहाँ पे अटैक हुआ है ये सब नहीं नहीं नहीं, मेंशन है, बट मोहम्मद खान बंगस को भी बंगस का बाजाप्ते के साथ दिखाया है वहां पे। ठीक है, रियल स्टोरी भी है। ठीक है, बुंदेलखंड पे आक्रमण होता है, मोहम्मद खान बंगस का ही आक्रमण होता है, और वहां पे मराठा से हेल्प मांगा जाता है, लेकिन मराठा इग्नोर करते रहता है। लेकिन बाद में बाजीराव प्रथम जो मराठा पेशवा था वो मदद के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या था, क्षेत्रीय राजतंत्रों की प्राकृतिक एवं सीमाएं के बारे में देखेंगे क्या था। तो देखेंगे 18वीं शताब्दी के भारत में स्वतंत्र राजनीतिक तंत्र का विकास हुआ, जो क्षेत्रवाद भिन्न भिन्न था। इन स्वतंत्र राजनीतिक तंत्रों जिनका उदय प्रांतों में हुआ ने मुगल सत्ता के साथ निरंतर गठजोड़ कायम किया। यद्यपि मुगल शासक ने प्रांतीय प्रशासन पर पहला जैसा नियंत्रण खो दिया था, क्योंकि शासक मजबूत नहीं थे, तो जाहिर सी बात है प्रांतीय सत्ता भी मतलब क्या होगी, कमजोर होगी। तथापि, ठीक है, प्रांतीय सत्ता पर उनकी छत्र छाया का महत्व अभी भी बना हुआ था। नवीन उदित क्षत्रिय शक्तियों ने इस महत्व को स्वीकार किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ तक कि मराठाओं एवं सिखों के विद्रोही मुखियाओं ने मुगल शासक को सर्वोच्च सत्ता को मानता रही, भले ही नाम मात्र का ही था, लेकिन सर्वोच्च सत्ता उन्हीं को मानते हैं। ठीक है, प्रत्येक राज्य ने अपनी जरूरतों के मुताबिक अपने प्रशासनिक संगठन एवं सेना को पुनर्गठित किया, परंतु इन राज्यों द्वारा प्राय मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को ही अपनाया गया। ठीक है, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उदयीमान राज्य व्यवस्था प्रकृति में क्षेत्रीय थी। ठीक है, और जमींदार व्यापारियों और स्थानीय कुलीनों एवं मुखियाओं जैसे स्थानीय समूहों के सहयोग से कार्य करती थी। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा केंद्रीयकृत व्यवस्था नहीं था, क्योंकि अखिल भारतीय साम्राज्य का तो बात चल नहीं रहा था, क्योंकि मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था। छोटे छोटे रह राज्य का विकास हुआ था, उनके पास अपना बहुत बड़ा सेना भी नहीं था, हथियारों को भी कमी थी, बार बार आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए वो किसके ऊपर डिपेंडेबल हो गए? जमींदार के ऊपर डिपेंडेबल हो गया, व्यापारियों के ऊपर डिपेंडेबल हो गया, स्थानीय कुलीन शासकों एवं मुखियाओं के ऊपर मतलब वो डिपेंड रहेंगे।
18वीं शताब्दी में मुगल शासन की सत्ता में वित्तीय स्थिति कमजोर होने के साथ साथ कुलीनों एवं शासकों के आवश्यक वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था का उदय एवं कार्यक्रम में व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब मुगल सत्ता कमजोर होंगे तो क्षेत्रीय शासकों को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो इस पर प्रमुख भूमिका किनकी रहेगी, व्यापारी वर्ग का भी प्रमुख भूमिका रहेगा। साथ ही साथ जमींदार एवं स्थानीय मुखिया केंद्रीय सत्ता के अभाव में स्थानीय लोगों के संरक्षक के रूप में सामने आए, कि केंद्रीय सत्ता नहीं थी तो यही लोग मतलब क्या बोलेंगे, स्थानीय लोगों के संरक्षक के रूप में सामने आएंगे, अपने आप को सर्वासर्वी बनाने लगेंगे। मतलब अब राजा का शक्ति कम होगा, ठीक है, स्थानीय लोगों की शक्ति का मतलब विकास होगा। कैसे लोगों के, जमींदार का, स्थानीय मुखिया का, क्या बोलते हैं, कुलीन तंत्र का, या फिर बात करेंगे तो व्यापारी वर्ग का। प्रांतीय शासक ने स्वयं को शासन को बनाए रखने के लिए इन विभिन्न स्थानीय हितों को ध्यान में रखा। अब इनको अपने शासन व्यवस्था को बनाए रखना, तो इन लोगों की मनमानी चीजों के डिमांड को मांगे, इनको महत्व देना शुरू करेंगे। निश्चित रूप से कुछ अपवाद थे, उदाहरणतः मैसूर के शासक स्थानीय मुखियाओं का मानता नहीं थी। स्थानीय मैसूर के शासक कौन, जो कि अपने आप को मैसूर का शेर कहता था, टीपू सुल्तान, शक्तिशाली शासक था। तो शक्तिशाली शासक भाई क्यों मतलब जमींदार, स्थानीय मुखिया या फिर व्यापारी को मतलब उतना वो देगा। शासक अगर मजबूत रहेगा तो किसी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन शासक अगर कमजोर है तो विभिन्न काम के लिए मतलब बहुत सारे लोगों की उनको आवश्यकता जरूर महसूस होगी। ठीक है, इसे क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था की एक कमजोरी समझा जा सकता है, क्योंकि प्रांतीय शासक बेहतरीन वित्तीय, प्रशासनिक एवं सैन्य संगठन पर आधारित व्यवस्था को विकसित करने में असफल रहे। विभिन्न पड़ोसी शक्तियों के बीच निरंतर युद्ध एक अन्य कमजोरी थी, जिसे किसी भी प्रभुत्व हासिल नहीं हुआ। ठीक है, अब भाई साहब ये एक मान लीजिए कोई राज्य है, ठीक है, ये भी कोई राज्य है, ये भी शक्तिशाली बनना चाहता है, ये भी शक्तिशाली बनना चाहता है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो न तो ये शक्तिशाली बन रहा है, न तो ये शक्तिशाली बन रहा है। बीच में मजे कौन ले रहे हैं, व्यापारी जो वर्ग जो है या फिर जमींदार वर्ग है, ठीक है, ये भी इसको फाइनेंस करे, इधर का व्यापारी वर्ग है फिर व्यापारी इधर इसको फाइनेंस करे, तो इनका महत्व तो बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन जो सत्ता जो है, सत्ता का महत्व क्या हो रहा है, बहुत अधिक कमजोर हो रहा है। सत्ता पूरी तरीके से व्यापारी और मतलब सामंत के ऊपर मतलब क्या हो जाएगा, निर्भर हो जाएंगे। ठीक है, और ये लोग अभी अपना विकास कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये राज्य मुगल साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन इनमें कोई भी अखिल भारतीय स्तर पर अस्थायी राज्य व्यवस्था कायम करने में सक्षम नहीं था। रीजन क्या था, मुगल साम्राज्य सेंटर पे था। मुगल साम्राज्य सेंटर भला ही छोटा हो गया, शक्तिशाली नहीं है, एक सेंटर पे कौन है, तो सेंटर पे मुगल ही है। ठीक है, अब यहाँ पे राज्य है, यहाँ पे राज्य, ये सब छोटा छोटा राज्य है। ठीक है, जो कि मुगल के टूटने से ही मतलब इन सारे राज्यों का विकास हुआ था। मुगल के टूटने से ही सारे राज्यों से विकास है, लेकिन ये सारे के सारे गधे थे। ठीक है, ये सारे आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, ये चाहते थे मुगल को मतलब प्रतिस्थापित कर दे, लेकिन प्रतिस्थापित करने की इनमें मिलती अगर आती तो सारा मिल के मतलब मुगल को यहाँ से आउट कर देते, आप खुद ही मतलब दिल्ली के गद्दी पे जाके बैठ जाते, लेकिन सब आपस में लड़ते रहते। लेकिन यही वजह से कभी भी मुगल हटा ही नहीं, मुगल कमजोर होते गए। ठीक है, वो बोलते हैं लकड़ी में दिमक लगते गया, लकड़ी कमजोर होते गया, लेकिन लकड़ी कभी हटा ही नहीं। ठीक है, यही 1857 तक इसलिए टिका रहा। आखिरी में भी इन लोग का मन नहीं भरता था, फिर 1857 में नाम मात्र के रहता, फिर भी बोलता चलो हमारा पूरे देश का जो मुखिया जो रहेगा कौन बनेगा, मुगल शासक रहेगा। मतलब भला ही अब मुगल शासक जो था उसने 82 साल का हो गया था, वर्षों से उसने अपना क्या बोलते हैं उसको, वर्षों से अपना कोर्ट भी नहीं लगाया था। कोर्ट समझते हैं ना, क्या बोलते हैं, दरबार भी नहीं लगाया था। फिर भी इनको मतलब सांकेतिक रूप से मतलब इसी को मतलब नेता बनाया गया। ठीक है, कहीं ना कहीं दिल्ली के सेंटर पे ही थे। अब बोला भी जाता 1857 की क्रांति में सबसे कमजोर कड़ी की बात करेंगे तो बहादुर शाह जफर ही सबसे मतलब कमजोर कड़ी साबित हुआ। ठीक है, तो यही वजह था, मुगल कमजोर होते गए, लेकिन मुगलों के सत्ता पे कभी भी मतलब किसी ने मतलब अपना दावेदारी घोषित नहीं किया। ठीक है, बोला जाता है मराठा जो थे मुगलों के उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन 1761 के पानीपत के युद्ध में, ठीक है, मराठा बहुत ही बुरी तरीके से मतलब पराजित हुए अहमद शाह अब्दाली से। तो एक बात तो मतलब तय कर दिया सब, मतलब बोलते हैं ना पानीपत के युद्ध में मतलब ये फिक्स हो गया कि भारत में शासन कौन करेगा, यह पानीपत के युद्ध में साबित साबित नहीं हुआ, ये साबित हो गया कि भारत में कौन शासन नहीं करेगा, ये तय मतलब पानीपत के युद्ध में शामिल हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए, कहते हैं मराठा के बारे में, मराठा जो थे कटक से लेके अटक तक, अटक से लेके कटक तक, अटक से लेके कटक तक सत्ता का मतलब विस्तार तो किया, लेकिन कभी भी भारत के मतलब बोलते हैं ना एक मतलब संस्थापक या फिर भारत के मतलब एक अखिल भारतीय साम्राज्य का व्यवस्थापक नहीं बन पाए। मराठों के ऊपर एक और भी आरोप लगता है, लुटेरा भी कहते हैं इनको। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, लेकिन कभी भी ये मतलब प्रशासक एक वो बड़े साम्राज्य का मतलब नहीं बन पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग आपसे बात किए। अभी हमारा क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं क्या थी उस समय, ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति की बात की, उस समय सामाजिक और आर्थिक दशाएं क्या थी, आपके हिसाब से कैसा रहा होगा सामाजिक आर्थिक दशाएं।
सामाजिक दशा हमारी कैसी रहेगी, हमारी समाज कैसी थी उस समय। दकियानुसी समाज थी, जाति व्यवस्था, धर्म अपने चरम पे था, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं उस समय विधवा मतलब समाज में उपस्थित थी जो अभी हमको सोच के भी मतलब रूह कांप जाती है, लेकिन उस समय के लोग उसी के समर्थक थे। उस समय लोगों ने सती प्रथा को अपने खिलाफ माना, ठीक है। विधवा बाल विवाह ये सब मतलब बहुत अच्छे से परिचित था, जब उसमें कोई हस्तक्षेप करता था उनको अपना दुश्मन मानते, भले ही अभी हमारी सोच उतनी आगे चली गई है, तो अभी हमारी सोच में वो काफी चीजें खराब लग रही है, लेकिन वहां पे वो चीजें जो थी उन लोगों के लिए उस समय काफी बढ़िया थी। इसलिए 1857 की क्रांति में भी आप देखोगे सती प्रथा, बहुत सा धार्मिक ऐसे कारण थे जिसको ब्रिटिश ने समाप्त कर दिया, तो उसी के खिलाफ लोगों ने संघर्ष किया, क्योंकि लोग उस समय उसको बनाए हुए रखे देना चाहते थे, क्योंकि उसको अपना सामाजिक हित का विषय मानते थे। तो देखेंगे ब्रिटिश के आने के समय भारत में सामाजिक और आर्थिक दशाएं कैसी थी। तो 18वीं शताब्दी के भारत को अर्थव्यवस्था के शिकार के तौर पर चित्रित किया गया है, ठीक है। जैसा कि यह दो महान साम्राज्य मुगल एवं ब्रिटिश के बीच का समय था, अभी तक इसे इस शताब्दी को अंधा एवं डार्क एज के रूप में विवेचित किया जाता है। वैश्विक संदर्भ में भारत आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र नहीं था, न ही यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका इतने धनवान थे जितना 19वीं और 20वीं शताब्दी में बने। यूरोप और उत्तरी अमेरिका धनवान कैसे बन गए भाई साहब, ठीक है। चीन और भारत दोनों को अगर जोड़ देते तो उस समय, ठीक है, विश्व का लगभग 45%, मैंने कहीं पे पढ़ा था, 45% के जीडीपी के बराबर केवल दोनों अकेला ही आता था। ड्रेन ऑफ क्या बोलते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आप देखोगे तो भारत और चीन से इन लोगों ने इतना ना दोहन किया, इतना ना दोहन किया। तो 18वीं शताब्दी के, ठीक है, ब्रिटिश भारत में जब आता है, ठीक है, मुख्यतः आप देखोगे 1757 प्लासी की युद्ध के बाद, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, 64 में बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद भारत में मुख्य रूप से सत्ता करना शुरू करेंगे, जो कि 18वीं शताब्दी का मध्य में जो शुरू होता है, मतलब 50 के बाद तो मध्य ही माना जाएगा ना। उसके भारत से इतना नहीं धन ले जाते, इतना ना धन ले जाते हैं, से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ होते होते 20वीं शताब्दी के अंत तक दुनिया के देखेंगे, 20वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी के शुरुआत में आप देखोगे समझते इतना धनवान हो जाएंगे, इससे क्या पता, लेकिन इनके पास धन कहाँ से आया। इनके पास धन, इनके जो उपनिवेश थे वहीं से ये लेकर धन अपने यहाँ लगाए। मुगलों द्वारा निर्मित साम्राज्य निश्चित रूप से छीन हो गया था, लेकिन समाप्त नहीं हुआ था। मुगल साम्राज्य का पतन शताब्दी की प्रबल विशेषता नहीं थी, क्षेत्रीय राज व्यवस्थाओं की स्थापना और ब्रिटिश शक्ति का उदय सामान्य रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे। मुगल से क्षेत्रीय और ब्रिटिश राजनीति की परंपराओं की निरंतर विशिष्ट एवं विलक्षण थी, लेकिन इन तीनों व्यवस्थाओं के बीच अंतर सामान्य रूप से असाधारण एवं आश्चर्यजनक था। कई मामलों में उत्तराधिकारी राज अस्थायी राज व्यवस्था वाले सिद्ध हुए। उत्तराधिकारी राज वही जो कि मुगलों के अधिकारी के द्वारा जो राज्य को स्थापित किया गया, उसको उत्तराधिकारी राज्य के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। मराठा जो मुगलों की बर्बादी पर अखिल भारतीय शक्ति के रूप में उदित हुए, ठीक है। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां, बाहरी चुनौतियों व आंतरिक कमजोरी के स्वयं से उफनती ब्रिटिश शक्ति के समझ टिक पाने में असफल हो गए। मतलब मराठा जो थे टिक नहीं पाए, बोला जाता है मतलब मुगल साम्राज्य का जिस तरह से पतन हुआ औरंगजेब के बाद मराठा जो थे उनका स्थान ले लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। भारत, यह सत्य है कि 18वीं शताब्दी में भारत आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से पर्याप्त प्रगति नहीं कर सका। 17वीं शताब्दी में खूब किया था, ठीक है, लेकिन 18वीं शताब्दी में नहीं कर पाया। बाधित, जबकि दुनिया जब 18वीं 19वीं शताब्दी के मध्य में खूब तरक्की किया, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई, वैसे कंडीशन में भारत तरक्की नहीं हो पाया, क्योंकि भारत का तरक्की न होने का रीजन क्या था, भारत से जितने भी संसाधन वगैरह थे उसको बहुत ही व्यापक तरीके पर उसका ड्रेन किया जा रहा था, और उस संसाधन को कहाँ भेज रहा था, तो उस संसाधन को ब्रिटेन भेजा जा रहा था बड़े पैमाने पे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब क्या था, बढ़ती राजस्व, अधिकारियों के अत्याचार, कुलीनों की लालसा एवं लालच, जमींदारों की अनियंत्रित लगान वसूली और नियंत्रण युद्ध एवं मतभेदों के कारण आम जनता को भयानक शोषण एवं अत्याचार सहने पड़े। किसान निर्धन, पिछड़े एवं शोषित बने रहे और जीवन निर्वाह के स्तर पर जी रहे थे, जबकि धनी और पैसाली वर्ग विलासिता में ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत कर रहे थे। आर्थिक स्थिति की बात करें, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी उस समय, तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलभूत ग्राम या ग्राम समुदाय था, अभी भी आत्मनिर्भर में स्वशासित थी, जो सभी स्थानीय जरूरतों को पूरा कर लेते थे, ठीक है। केंद्रीय सत्ता की जरूरत ही नहीं पड़ता था, ग्राम या फिर ग्राम समुदाय के द्वारा ही आत्मनिर्भर और स्वशासित थी, जो कि सभी स्थानीय जरूरतों को पूरा कर लेती थी।
राज्य के साथ इनका संबंध केवल भू राजस्व के भुगतान तक ही सीमित था, मतलब केवल टैक्स देने के काम मतलब गवर्नमेंट को करते थे। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे मुगल हो चाहे बाद में ब्रिटिश आया हो, ठीक है, ब्रिटिश तो बाद में आता है, लेकिन मुगल या फिर किसका भी रहा हो, कि राज्य के साथ इनका संबंध कितना था, तो बस ना भू राजस्व के भुगतान तक। जब शासक और राजवंश परिवर्तित हो जाते, ग्रामीण समुदाय पहले जैसे बने रहते। एशियाटिक समाजों की इस अपरिवर्तनीय ने यूरोपीय पर्यवेक्षकों का ध्यान खींचा। इन ग्रामीण समुदायों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिरता, ठीक है, आर्थिक गतिहीनता के लिए भी जिम्मेदार थी। भारत में दस्तकारी का विकास की बात करेंगे तो उच्च स्तर पर पहुंच गया। उन्हें विश्वव्यापी बाजार, मतलब व्यापार बाजार भी का ध्यान आकर्षित किया। ब्रिटिश जब यहाँ पे आया तो उन्होंने दो चीज को देखा। पहले देखा कि भाई जब भारत के जो लोग जो है गांव में रहते हैं, और गांव के लोग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। और जब गांव के लोग जब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, सारे के सारे सेल्फ डिपेंड है। क्या है? सेल्फ डिपेंड है, ठीक है। स्टेट से इनको मैटर कितना है, सेंटर में शासक कौन है, राजा कौन है, उसको मतलब ही नहीं है। अब हमको टैक्स देना है, अब टैक्स हम ए को दे चाहे बी को दे चाहे सी को दे, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको पैसा तो देना है ना। इसको दे इसको दे इसको दे, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो गांव के लोगों के पास टैक्स देने से मतलब था, सेंटर में कौन बैठा हुआ है, कोई नहीं मतलब था। तो ब्रिटिश जब यहाँ पे आया तो उसने देखा भाई साहब ये तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, गाँव को लोगों को हम क्या करेंगे। तो गाँव पे इसने बहुत सारी ऐसी नीतियां लाई जिससे गाँव की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से उन्होंने समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। तब जाके गांव को इन्होंने वैश्विक बाजार के रूप में उतारा। गांव से संसाधन, मतलब हमारे यहाँ से संसाधन ले जाके गांव को, मतलब इन्होंने मतलब क्या किया, विश्वव्यापी व्यापार का ध्यान आकर्षित किया। ढाका, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम का सूती वस्त्र, ठीक है, मुर्शिदाबाद, आगरा, लाहौर और गुजरात का सिल्क के कपड़े, कश्मीर, लाहौर एवं आगरा के उत्कृष्ट ऊनी शॉल एवं कालीन, स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण, धातु कार्य, धातु के बर्तन, हथियार इत्यादि भारत में विदेशी गांव में, भारत में विदेशी दोनों बाजारों में पाए जाते थे। बड़े पैमाने पे, ठीक है, घरेलू एवं विदेशी व्यापार, ठीक है, बड़े पैमाने पर घरेलू एवं विदेशी व्यापार, व्यापारी पूंजीपति गठजोड़ को अस्तित्व में लाया। बैंकिंग व्यवस्था का भी विकास हुआ। उत्तर भारत में जगत सेठ, नगर सेठ और दक्षिण भारत में चट्टी, उनके विस्तृत बैंकिंग समूहों के साथ उदय हुआ। ठीक है, अब चट्टी कौन थे? तो चट्टी की बात करेंगे, विजयनगर साम्राज्य में भी चट्टी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एक व्यापारी वर्ग थे, ठीक है, जो कि बड़े व्यापारी, बहुत व्यापार करते थे। जगत सेठ का नाम आपने देखा होगा। जगत सेठ आप 1857 के, 1857, 1957 में भी, 1757 में सिराजदौला के साथ जो होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, तो युद्ध को फाइनेंस कौन करता है? युद्ध को फाइनेंस जगत सेठ ही करता है। जगत सेठ जहां पे भी लगा उन्हें बैंकर्स होते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दक्षिण भारत में चिट्टी होते थे, ठीक है, उत्तर भारत में जगत सेठ होते थे, नगर सेठ होते थे, ये सारे के सारे व्यापारी वर्ग थे। और हुंडी एवं अन्य बैंकिंग, ठीक है, व्यवहारों के व्यापक परिधि से व्यापार एवं वाणिज्य को तीव्रता प्रदान की गई। ठीक है, गांवों को बर्बाद किया गया, गांव में जो उनकी आत्मनिर्भरता थी उनको समाप्त किया गया। ठीक है, शहरों में बनाए गए सामान जो कि मतलब मुख्यतः लंदन में तैयार होते थे, उनको मतलब गांव में उतार के मतलब बेचे जाने लगा। मतलब गांव का मतलब व्यापारिक, मतलब क्या, तो व्यापारिक मतलब मार्केट के रूप में गांव का मतलब बड़े पैमाने पे मतलब प्रयोग किया गया। ठीक है, 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था ने इस विकास के, इस बात को संकेत दी कि पूंजीवादी तीव्र विकास हेतु यहाँ कुछ पूर्व दिशाएं मौजूद थी। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्व दशाएं, मतलब यहाँ पे जैसे लिखा है यहाँ पे, जैसे मेरे पूंजीवाद के तीव्र विकास के, तो यहाँ पे पूर्व दशाएं मौजूद क्या थी? तो भाई साहब पूंजीवाद का विकास होने के लिए क्या चाहिए? बाजार चाहिए। क्या चाहिए? बाजार चाहिए। अब पूंजीवाद का विकास होने के लिए देखिए क्या क्या चीज चाहिए। सबसे पहले रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स मतलब कच्चा माल। भारत में कच्चा माल भरा पड़ा था। ठीक है, अब चाहिए लेबर, चाहिए लेबर। भारत से ज्यादा जनसंख्या उस समय भी किसी का नहीं था। ठीक है, चाइना के बाद भारत ही था उस समय, ठीक ठाक जनसंख्या था। ठीक है, लेबर आराम से मिलेगा, सस्ता लेबर आराम से मिल जाएगा। सस्ता लेबर क्या? फ्री में मिलेगा, क्योंकि हम क्या है, गुलाम। तीसरा बात, ठीक है, भारत में जंगल खूब मात्रा में। जंगल से मतलब क्या हुआ, उन्होंने ट्रेन का विकास किया, रेलवे का विकास किया, ट्रेवल मार्ग मिल गया। ठीक है, अब बेचेंगे कहाँ सामान को? अब यहाँ से सामान को सारा उठा के लंदन ले गए। लंदन दैट टाइम फिनिशिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उस समय लंदन क्या था? फिनिशिंग सेंटर था, दुनिया के सारा रिसोर्स वगैरह पहुंचता लंदन में तैयार होता था। अब उसको बेचेंगे कहाँ? लंदन तो इतनी सा है, ठीक है, आइलैंड है, कुछ नहीं है। लंदन बोले पूरा यूके ही मतलब देखिएगा तो बहुत छोटा है। ठीक है, पूरा समझिए ना, बिहार से भी, बंगाल जो उस समय का था ना, बंगाल, बंगाल उस समय लंदन से 2 या 3 गुना बड़ा था। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। और पूरा यूके से 2 या 3 गुना केवल बंगाल ही बड़ा था। तब इसको बेचेंगे कहाँ? तो बेचने के लिए भी बाजार भारत में उपलब्ध था, बहुत बड़ा बाजार था भारत में। तो ये सारी व्यवस्थाएं मतलब भारत में उस समय उपलब्ध थी। इसकी वजह से कह सकते हैं,
से पूंजीवाद के तीव्र विकास है तो यहाँ कुछ पूर्व दिशाएं पहले से ही मौजूद थी, केवल ब्रिटिश को हेल्प क्या करना पड़ा। तो हम लोग कहते हैं ना, ब्रिटिश अगर भारत में नहीं आता तो भाई साहब डाक प्रथा, डाक व्यवस्था नहीं मिलता, रेल नहीं मिलता। तो भाई यहाँ पे एक प्रश्न हम कह सकते हैं, ठीक है, रेल का विकास ब्रिटिश ने हमारे लिए नहीं किया, रेल का विकास ब्रिटिश ने अपने व्यापारिक हित के लिए किया। लेकिन कभी कभी होता है ना, कभी कभी कोई काम किसी को मतलब गलत इंटेंशन से कहते हैं, लेकिन फिर भी उसका हेल्प हो जाता है नहीं। जैसे हम कोई ऐसा काम किए जाके आपका नुकसान होगा, लेकिन नुकसान करने के क्रम में हम आपका फायदा करवा दिए, ठीक है। तो इसलिए बोला जाए रेलवे का विकास ब्रिटिश ने अपने व्यापारिक हित के लिए किया, लेकिन उनका जो नीति जो था व्यापारिक लाभ कमाना था, लेकिन इसी इंटेंशन के दौरान में हमको मतलब दीर्घकालीन लाभ मतलब हो गया। ये कहीं ना कहीं रेलवे का विकास हुआ, रेलवे गांव गांव तक पहुंची, गांव गांव तक पहुंची, गांव को लोगों को शहर में आने का मौका मिला, शहर के लोग जब आए तो शहर के वातावरण से उन्होंने घुला फिरा। तो रेलवे के माध्यम से बहुत अधिक मतलब अब देखो कि ज्ञान भी मतलब एक जगह से दूसरे जगह मतलब फैलता है, और जिसके वजह से लोगों में, ठीक है, नहीं बोलते क्या बोलते हैं, असुचेष्टा का मतलब खुलना जो होता है। इसी के तहत देखोगे पुण्य जागरण का भी विकास भारत में होता है। पुण्य जागरण के विकास में रेलवे की बहुत बड़ी मतलब क्या होती है, भूमिका मानी जाती है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब जब आप पढ़ोगे तो आप मेंस के लिए थोड़ा सा आपका सोच अच्छी विकसित हो सकती है, आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम को आपके लिए चुना है, स्पेक्ट्रम चुनने का रीजन यही है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। नहीं तो मैं नॉर्मली जितना इतिहास पूछता है तो बेसिक भी पढ़ा सकता था, लेकिन स्पेक्ट्रम में इन्हीं सारे चीज को थोड़ा समझ के अच्छे से मतलब करना है, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक स्थिति पढ़ेंगे, ठीक है, और कल मैं कोशिश करूंगा इसको खत्म कर दूं, ठीक है। हो सकता है तो कल इसको जल्दी, हाँ खत्म ही हो जाएगा कल, नहीं है कल खत्म ही हो जाएगा, आज भी कर सकते हैं लेकिन आज रहने देते हैं। 4 चैप्टर करके इसको रोकेंगे। हमारा लक्ष्मीकांत में 3 चैप्टर कंप्लीट है, चौथा चैप्टर लक्ष्मीकांत का हम लोग करेंगे, ठीक है। बेटी शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण भी देखना है हम लोग को, ठीक है, समझ गए। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, या फिर समझने में कोई इशू हो रही तो भी बताइए। थोड़ा सा लेवल तो इसका टफ है, क्या ही करेंगे, लेकिन जब थोड़ा स्टैंडर्ड किताब को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। चलिए 2 मिनट बात कर सकते हैं फिर बंद करेंगे।